नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रबोध गौड़ एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ कुछ नया लेकर। हम जो लगातार कई दिनों से बात कर रहे थे वो बात कर रहे हैं यूजीसी नेट सितंबर अटेम्प्ट की, और इसमें मैं आपको बूस्टर डोज देकर एक रैपिड और क्विक रिवाइज करा रहा हूँ उन चीज़ों को जो कि या तो आ चुकी हैं या आने वाली हैं। उसी सीरीज में हम जो बात करेंगे आज वो बात करेंगे रिसर्च मैथडोलॉजी की। रिसर्च मैथडोलॉजी में हम लगातार सैम्पलिंग की बात कर चुके हैं, पॉपुलेशंस की बात कर चुके हैं, किस तरीके से क्वेश्चनर डिजाइन करते हैं, रिसर्च क्या होती है, बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे कि सैम्पलिंग कैसे की जाती है, सैम्पलिंग टेक्निक्स क्या होती हैं, और वो सारी चीजें हम पूरे विस्तार से जानकारी लेंगे कि जो आने वाली हैं या फिर आ चुकी हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा, ये निवेदन करूंगा कि आप लोगों ने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। साथ ही साथ इस लेक्चर के खत्म होने के बाद इस लेक्चर की वीडियो मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें ताकि दूसरे लोगों का भी भला हो पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जब बात करते हैं हम रिसर्च मैथडोलॉजी की, तो रिसर्च के मैथड्स में सैम्पलिंग बहुत इंपॉर्टेंट मैथड है। सैम्पलिंग का मतलब बिल्कुल इस तरीके से कि हम सैंपल कहां से लेंगे, वो सैंपल कैसा होना चाहिए। जैसा कल मैंने बताया, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी टेस्ट, ये दोनों तब फायदा पहुंचा सकते हैं जब हमने टेक्निक आपकी सही लगाई हो सैंपल में। तो आज जो हमारा जो बूस्टर डोज है वो डोज है सिर्फ सैम्पलिंग के ऊपर। सैम्पलिंग का सबसे पहले मतलब समझते हैं। सैंपल का मतलब होता है सैम्पलिंग, सैम्पलिंग का मतलब होता है सैंपल, कि एक पर्टिकुलर सैंपल हमने किसी पॉपुलेशन से लिया। अब जो सैम्पलिंग होती है, ये सैम्पलिंग दो तरीके की सैम्पलिंग होती है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है, संभावित असंभावित। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को रैंडम सैम्पलिंग भी बोलते हैं और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को नॉन रैंडम सैम्पलिंग बोलते हैं। ध्यान रखने की चीज है, क्वेश्चन रैंडम सैम्पलिंग से भी आ सकता है, नॉन रैंडम से भी आ सकता है, क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग से भी आ सकता है और क्वेश्चन नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग से आ सकता है। प्रोबेबिलिटी का मतलब ही है कि जहां पर उम्मीदें हैं, ठीक है, वो उम्मीदें तभी हो सकती हैं जब आप रैंडमली चूज करोगे, तब भी उम्मीद है, और आपने आपने कुछ सोचकर उस सैंपल को पिक करा, तब भी वो नाउमीद नहीं होना चाहिए। नॉन रैंडम में नाउमीदी है, यानी कि नॉन रैंडम का मतलब है कि यू कैन नॉट कैलकुलेट द ऑड्स ऑफ एनी पर्टिकुलर आइटम, ठीक है। और ये नॉन नॉन प्रोबेबिलिटी यहां पे हो जाती है कि हम कहीं से भी चूज कर लें, तो हमें क्या करना पड़ता है कि सिस्टमैटिक जाना पड़ता है। एक बार फिर से, थोड़ा सा लैंग्वेज हो सकता है मैं टफ बोल गया हूं, तो उसको सिंपल भाषा में मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि जब हम पॉपुलेशन में हम रैंडमली सेलेक्ट करते हैं और हमारे रिजल्ट्स हमें लगभग बराबर आते हैं, तो ये प्रोबेबिलिटी कहलाती है हमारी, कि हमारी यहाँ प्रोबेबिलिटी है। उसी सैंडम को हम उसी सैंपल को हम रैंडमली चूज करते हैं। जहां पर हम ये मानते हैं कि नहीं, इस तरीके से चूज करने से संभावनाएं नहीं निकल के आएंगी, तो हम सीक्वेंस में चलना पसंद करते हैं। वो सीक्वेंस में चलने को ही कहते हैं नॉन रैंडम। और नॉन रैंडम सीक्वेंस में चलने को कह दिया कि जो रैंडम नहीं है, ठीक है, और इसको कहते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। अब सैम्पलिंग के जो मेथड्स मैंने आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी को हम 5 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी की बात जब हम करते हैं तो जजमेंट सैम्पलिंग होती है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, कन्वेंस सैम्पलिंग होती है, कोटा सैम्पलिंग होती है, पैनल सैम्पलिंग होती है, स्नोबॉल सैम्पलिंग होती है। स्नोबॉल सैम्पलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, इस पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का मतलब जो उम्मीद है, ठीक है। तो उम्मीद वाली सैम्पलिंग क्या हो सकती है? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग हो सकती है, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग हो सकती है, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग हो सकती है, क्लस्टर सैम्पलिंग हो सकती है, एरिया सैम्पलिंग हो सकती है और मल्टी स्टेज सैम्पलिंग हो सकती है। इसमें जो अक्सर क्वेश्चन बनता है वो स्ट्रेटिफाइड क्लस्टर सैंपल से बनता है। अब एक क्वेश्चन यहां पर आया, मैंने यहां पर स्टार, जैसा कि बता चुका हूं प्रीवियस लेक्चर्स में भी, कि जिन हेडिंग्स पर स्टार बने हुए हैं ये बहुत बार पूछे जा चुके हैं, इन पर आपको विशेष ध्यान देना है। एक क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड सैंपल। पॉपुलेशन और सैंपल में क्या डिफरेंस होता है? यहां आप समझ लीजिए कि पॉपुलेशन क्या होता है, एक एंटायर ग्रुप होता है, ठीक है, एक बड़ा सा ग्रुप, जो मास होता है ग्रुप का, वो पॉपुलेशन कहलाती है। और उस पॉपुलेशन से जब हम स्पेसिफिक ग्रुप या एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल को, एंटायर ग्रुप से जब हम स्पेसिफिक ग्रुप या इंडिविजुअल्स को लेते हैं, दिस इज नोन एज सैंपल, दिस इज नोन एज सैंपल।
और जो उस पॉपुलेशन से भी बड़ा होता है दैट इज कॉल्ड यूनिवर्स। तो ये 3 टर्म में आप क्लियर हो जाइए, जो सबसे बड़ा है वो हमारा यूनिवर्स है, फिर उसके अंदर पॉपुलेशंस है, उस पॉपुलेशंस के अंदर भी स्पेसिफिक ग्रुप है, वो हमारा सैंपल्स है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है। सैम्पलिंग फ्रेम का मतलब होता है कि एक्चुअल लिस्ट ऑफ इंडिविजुअल दैट द सैंपल विल बी ड्रॉन फ्रॉम। कहां से, जैसे इस समय कोरोना की सैंपलिंग चल रही है, तो कोरोना की सैंपलिंग में जो होता है आपके एरिया का नाम दिया जाता है कि आज सिविल लाइंस में कोरोना की सैंपलिंग होगी, तो सिविल लाइंस क्या हो गया, सैंपलिंग फ्रेम हो गया। यानी कि सैंपलिंग फ्रेम इज द एक्चुअल लिस्ट ऑफ इंडिविजुअल, सिविल लाइंस के इतने सारे लोगों में से आपको सैंपल चूज करना है, ठीक है। तो ये जो हो गया आपका ड्रॉन फ्रॉम, यानी कि सिविल लाइंस के 200 लोगों में से आपको सैंपल लेना है, तो ये सैंपलिंग फ्रेम कहलाता है हमारा। यहां पर मैंने लिखा हुआ है कि आइडियली इट शुड इंक्लूड द एंटायर टारगेट पॉपुलेशन। आइडियली तो पूरे सिविल लाइंस को होना चाहिए, लेकिन हम उसके फिर भी क्या करते हैं कि एक सेलेक्टेड लिस्ट को ही हम फॉलो करते हैं। उसके भी कई रीजन है, आने वाले लेक्चर्स में आपको वो भी बताऊंगा। सैंपल साइज का क्या मतलब है, साइज का मतलब है कि अब हमने योर सैंपल डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ पॉपुलेशन, द नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन योर सैंपल। सपोज करिए कि मैंने 1000 लोगों में से 300 लोगों को लिया, तो सैंपल साइज का मतलब मेरी एन की वैल्यू जो होगी 300 होगी, ठीक है। टोटल मास सैंपल हमारा क्या था, वो 1000 का था, जो हमने पॉपुलेशन चूज करी, उस पॉपुलेशन में से हमने जो एन चूज किया, जो सिंपल हमारा सैंपल साइज था, वो हमारा हो गया 300। तो यानी कि जितने पॉपुलेशन में हम चूज करते हैं वो हमारा सैंपल साइज होता है। अब प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की बात करते हैं कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मींस दैट एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज अ चांस फॉर बीइंग सिलेक्टेड। मैंने कहा कि संभावित है, ठीक है, संभावित है, जिसके उम्मीद है कि इसमें से हर एक का नंबर आएगा। एवरी मेंबर पॉपुलेशन हैज अ चांस ऑफ इक्वल सेलेक्टेड, इसको हम रैंडमली कहते हैं, इसको रैंडम सैम्पलिंग, रैंडमाइज सैम्पलिंग भी कहते हैं। और हमेशा यहाँ पर एक मैंने रेड कलर से यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है कि ये हमेशा क्वांटिटेटिव रिसर्च में ही यूज होती है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और जा चुका है 2007 में कि क्वांटिटेटिव जो प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है वो क्वांटिटेटिव होती है या आपका क्वालिटेटिव होती है, इसको यहाँ पर विशेष ध्यान रखिएगा आप। इसके बाद मेन जो क्वेश्चंस बनते हैं वो यहां से बनते हैं कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का क्या मतलब होता है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का मतलब होता है इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। सिंपल रैंडम का मतलब है बहुत ही सिंपल है लेकिन रैंडम है, प्रोबेबिलिटी है, यानी कि इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। लेकिन ध्यान रखने की बात है कि आपका जो सैम्पलिंग फ्रेम है शुड इंक्लूड द होल पॉपुलेशन। अगर वो होल पॉपुलेशन को इंक्लूड करता है तब तो इक्वल चांस होते हैं सेलेक्ट होने के, अदरवाइज चांस घट जाएंगे। यानी कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का मतलब है इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। अगली बात करते हैं सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक का मतलब होता है कि जब मैं सिंपल रैंडम, इसी को आगे बढ़ाते हैं हम सिंपल रैंडम को। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग इज सिमिलर टू द सिंपल रैंडम सैम्पलिंग बट इज यूजुअली स्लाइटली इजियर टू कंडक्ट। आसान होता है, नाम उसका है सिंपल लेकिन आसान सिस्टमैटिक सैम्पलिंग होती है। ये थोड़ा सा उलझा हुआ है कि नाम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग देखने में लगता है कि वो सिंपल है लेकिन होती सिस्टमैटिक सैम्पलिंग इसमें सिंपल है। और इसमें होता क्या है कि एक पर्टिकुलर, जो मैंने अंडरलाइन करा हुआ है इस पर विशेष ध्यान देना आपको, इंडिविजुअल्स आर चूजन एट रेगुलर इंटरवल। एक रेगुलर इंटरवल के हिसाब से जब हम इंडिविजुअल को चूज करते हैं तो ये सिस्टमैटिक सैम्पलिंग कहलाती है, ठीक है। जबकि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में हमने रेगुलर इंटरवल की बात नहीं करी थी। ये थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस है, ये क्वेश्चंस के लिहाज से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। अब स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग का मतलब है कि स्ट्रेटा। स्ट्रेटा का क्या मतलब है कि मिक्स कैरेक्टरिस्टिक दैट यू वांट टू इंश्योर दैट एवरी कैरेक्टरिस्टिक्स पर्सनली और प्रोपोर्शनली रिप्रेजेंटेड इन द सैंपल। कि एवरी, सपोज करिए कि हमने 10 लोगों का एक लॉट निकाला, तो वो 10 लोगों का लॉट उस पूरे लॉट को अगर रिप्रेजेंट करता है तो वो स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग कहलाती है, ठीक है। और पॉपुलेशन को जब सब ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं हम, जब पॉपुलेशन को सब ग्रुप में डिवाइड करते हैं तो वो स्ट्रेटा और क्लस्टर कहलाते हैं। लेकिन अंतर दोनों में ये होता है कि जो स्ट्रेटा होता है उसका हर एक सैंपल उस पर्टिकुलर सब ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। मैंने कहा कि जो स्ट्रेटा होता है उसका हर एक सैंपल हर सब ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, तब तो वो स्ट्रेटा कहलाता है और स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग कहलाती है। अदरवाइज अगर उसमें भी अंतर हो जाता है तो वो
क्लस्टर सैंपलिंग कहलाएगी। क्लस्टर का क्या मतलब हुआ कि ईच सब ग्रुप शुड हैव सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक टू द होल सैंपल। ठीक है, ईच सब ग्रुप शुड हैव सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक टू द होल सैंपल, ये कहलाता है आपका क्लस्टर। ठीक, अब एक चीज यहां पर बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि क्लस्टर और स्ट्रेटा का मतलब क्या होता है। हमेशा ध्यान रखिए कि आपकी पॉपुलेशन को हम दो चीजों में डिवाइड कर देते हैं, एक कहते हैं क्लस्टर और एक कहते हैं स्ट्रेटा, होमोजेनिटी और हेट्रोजेनिटी के बेस पर। तो जितना भी एक क्लस्टर होगा, ईच सब ग्रुप का मतलब वो जो हमने छांटा हुआ है, शुड हैव सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक टू द होल सैंपल, यानी कि ये होमोजेनिटी यहां पर पाई जाती है। तो बहुत आसान है, इसको समझने का तरीका मैं आपको बता देता हूं कि जब हम होमोजेनिक पॉपुलेशन को दो बेसिक तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, एक होमोजेनस सैंपल और एक हेट्रोजेनस सैंपल। होमोजेनस सैंपल का मतलब हो गया कि उसमें से हम 10 लोगों में से या 20 लोगों में से या 50 लोगों में से या 500 लोगों में से अगर एक भी बंदा पिक करेंगे तो वो बंदा उन पूरे सैंपल्स को, बचे हुए को जो हमने पिक करा है, रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और जब हम इन दूसरी तरफ हम क्या करते हैं, जब हम उसमें से रिप्रेजेंट एक सैंपल पिक करते हैं, स्ट्रेटा का मतलब क्या है कि मिक्स कैरेक्टरिस्टिक दैट यू वांट टू इंश्योर दैट एवरी कैरेक्टरिस्टिक इज पर्सनली प्रोपोर्शनली रिप्रेजेंटेड इन द सैंपल, यानी कि उसको प्रोपोर्शन में रिप्रेजेंट करता है। जब वो एक बंदा जो उस पूरे सब ग्रुप को प्रोपोर्शन में रिप्रेजेंट करता है तो कहलाता है स्ट्रेटा। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। अब नॉन प्रोबेबिलिटी की बात कर लेते हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कन्वीनियंस सैंपलिंग है। बहुत लोग पीएचडी और रिसर्च और डिसर्टेशन अपनी इस पर करते हैं। कन्वीनियंस का मतलब है अपनी सुविधा के हिसाब से। सिंपली इंक्लूड्स द इंडिविजुअल हु हैपेंस टू बी मोस्ट एक्सेसिबल टू द रिसर्चर। मेरी पहुंच में जो सैंपल होगा, मेरी पहुंच में जो पॉपुलेशन होगी, उस पॉपुलेशन से जाकर मैं सैंपल अगर कलेक्ट करता हूं तो ये कन्वीनियंस सैंपलिंग कहलाती है। वॉलंटियर रिस्पॉन्स, अगर उस पॉपुलेशन से मैं खुद कह देता हूं या कि भाई मेरा सैंपल ले लीजिए, मेरा सैंपल ले लीजिए, मेरा सैंपल ले लीजिए, ये वॉलंटियर रिस्पॉन्स सैंपलिंग कहलाती है। क्लियर है कि यानी कि अ वॉलंटरी रिस्पॉन्स सैंपल इज मेनली बेस्ड ऑन ईज ऑफ एक्सेस। पहला तो ये हो गया कि कन्वीनियंस हो गया, ईज ऑफ एक्सेस। उसमें भी बजाय ये हो गया इंस्टीड ऑफ द रिसर्चर चूजिंग पार्टिसिपेंट डायरेक्टली कॉन्टेक्टिंग देम, मैं आपको चूज करूं, उससे अच्छा आप हाथ खड़ा कर दें कि आप मेरा सैंपल ले लीजिए, मुझे भी पता है, मुझे भी पता है, मुझे भी पता है। तो ये जो चीज कहलाती है ये वॉलंटियरली कन्वीनियंस सैंपलिंग कहलाती है। अब पर्पसिव सैंपलिंग, ये बहुत पूछा जाता है। पर्पसिव सैंपलिंग का मतलब होता है सैंपलिंग इन्वॉल्व्स द रिसर्चर यूजिंग देयर जजमेंट। मुझे अपना विवेक यूज करना है जब पर्टिकुलर एक पर्पस के लिए, ठीक है, तो वो जो सैंपल मैं चूज करूंगा वो पर्पसिव सैंपलिंग कहलाएगा। सपोज करिए मैं किसी डिजीज पर काम कर रहा हूं या मैं किसी एक सोशल कॉज पर काम कर रहा हूं, तो मेरा पर्पस जो है वो डिजीज या सोशल कॉज है, उससे रिलेटेड जो मेरा सैंपल हो सकता है, एक पर्टिकुलर पूरी भीड़ में से सेलेक्ट करके छांटना किसी पर्पस को लेकर, वो पर्पसिव सैंपलिंग कहलाता है। यहां पर लिखा हुआ है, और हमेशा ये क्वेश्चन पूछा गया है जो मैंने यहाँ पे ब्लू कलर का कर दिया है यहाँ पर, कि क्वालिटेटिव होता है ये हमेशा, ये क्वालिटेटिव रिसर्च होती है, और इसमें सैंपलिंग इन्वॉल्व द रिसर्चर यूजिंग देयर जजमेंट टू सेलेक्ट अ सैंपल दैट इज मोस्ट यूजफुल टू द पर्पस ऑफ द रिसर्चर। अब सपोज करिए कि मैं गुटखे पर या तंबाकू पर काम कर रहा हूं कि कैंसर ये करता है या नहीं करता है, तो नॉर्मल मैं आदमी नहीं ले सकता, मैं सिर्फ वो आदमी लूंगा कि या तो जिनके जीभ में या जिनके माउथ में अल्सर हो या जिनके चीक्स पर अल्सर हो या जो बहुत ही हैबिचुअल हो। तो ये जो सैंपल हुआ ये मेरा पर्पसिव सैंपलिंग कहलाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्नोबॉल सैंपलिंग। स्नोबॉल सैंपलिंग बहुत पूछी जाती है। स्नोबॉलिंग टर्म बहुत पूछा जाता है। स्नोबॉल्स का मतलब होता है इफ द पॉपुलेशन इज हार्ड टू एक्सेस, बहुत टफ है उसमें से चूज करना। ठीक है, स्नोबॉल क्यों कहते हैं, सबसे पहले तो मैं इसको समझा दूं। स्नोबॉल का मतलब है कि नीचे जाके जब ऊपर से ये गिरता है बर्फ, और नीचे जाने के बाद ये बर्फ का शेप बड़ा बनता चला जाता है और हार्ड बनता चला जाता है, तो ये स्नोबॉल कहलाती है। तो जब हार्ड बनता चला जाता है और शेप बड़ा, दिक्कतें बढ़ती चली जाती है, तो क्या कहलाता है, तो स्नोबॉलिंग सैंपलिंग कहलाती है। हार्ड टू एक्सेस, स्नोबॉल सैंपलिंग कैन बी यूज्ड टू रिक्रूट पार्टिसिपेंट्स वाया अदर पार्टिसिपेंट्स। जैसे सपोज करिए 100 लोगों में से आपको 2 लोगों को छांटने का मौका दिया जाए, बहुत टफ होगा,
कि आप किस बेसिस पे छांटेंगे। उनके कॉम्पिटेंसी के बेसिस पे छांटेंगे, उनके कम्युनिकेशन के बेसिस पे छांटेंगे, उनके प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेसिस पे छांटेंगे, उनके फिजिक के बेसिस पे छांटेंगे, उनके एक्यूमेंट के बेसिस पे छांटेंगे, या उनकी कुछ ऐसी आदत जो आपको इंस्टेंटली पता चलिए उसके बेसिस पे छांटेंगे। तो जब इस तरीके का, जब हमारे लिए दिक्कत हो जाए, यानी कि एक बहुत बड़ी मुसीबत सामने आ जाए, जैसे छोटा सा बर्फ का गोला बड़ा सा बर्फ का गोला नीचे गिरते 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 बन जाता है, तो वो स्नोबॉल इफेक्ट कहलाता है। तो ये जब कहलाएगा हमारा, तो कहलाएगा स्नोबॉल सैंपलिंग, यानी कि हार्ड टू एक्सेस snowball sampling can be used to recruit participant by other participant. The number of people you have access to snowball as you get in contact with more people. ये थोड़ा सा टफ होता है, इसीलिए सबसे ज्यादा पूछी जाती है, क्योंकि स्नोबॉल या स्नोबॉल इफेक्ट ये सैम्पलिंग में भी आता है, रिसर्च में भी, और ये पूछा जाता है आपसे एचआर में भी। तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखने की चीजें एक बार फिर से क्विक रिवाइज करा रहा हूं मैं आपको। स्नोबॉल सैम्पलिंग ये नॉन प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं हम। पर्पजिंग सैम्पलिंग जो पर्पस के लिए किया जाए, वॉलंटियरली जो खुद सैंपल आके आपसे कहे कि मेरे से पूछिए। कन्वीनियंस जो मैं अपनी सुविधा के हिसाब से करता हूं। आप प्रोबेबिलिटी की बात करें, क्लस्टर की बात कर रहे हैं, ठीक, स्टेटा की बात कर रहे हैं, सिस्टमैटिक होने की बात कर रहे हैं, और सिंपल की बात कर रहे हैं। इसके बाद हमने प्रोबेबिलिटी को बताया कि क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है यहाँ पर, जिसमें रैंडमली सैंपल लिया जाता है। सैंपल साइज की बात करी, जो सैंपल साइज का मतलब जो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। सैंपल फ्रेम की बात करी, जो उस एरिया से के इंडिविजुअल्स को रिप्रेजेंट करता है। पॉपुलेशन और सैंपल में मैंने बताया कि पॉपुलेशन क्या है, एंटायर ग्रुप है, और उस ग्रुप से स्पेसिफिक ग्रुप को सैंपल बोलते हैं। ये पूरा चार्ट आपके लिए बता दिया कि ये क्विक रिवीजन के लिए प्रोबेबिलिटी या रैंडम सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी और नॉन रैंडम सैम्पलिंग तो किस तरीके से हो सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप पूरी तरीके से समझ सके होंगे। मैंने बहुत कोशिश करी आपको समझाने की, बहुत सिंपल शब्दों में आपको समझा सका नहीं सका, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट देके बता दीजिएगा। साथ ही एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये मेरे लेक्चर्स को दूसरे लोगों के साथ आप शेयर करें, ताकि दूसरे लोगों का भला हो पाए। और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि समय से नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। और अपने क्वेश्चंस को आप कमेंट बॉक्स में जरूर डाला करें। साथ ही एक चीज करिएगा कि जो जो चीजें, देखिए हमारे पास समय बहुत कम है, हमें समय बहुत कम है। 15 तारीख तक हमें पूरा सिलेबस स्टूडेंट को कवर करके रख देना है, ताकि 16, 17, 18, 19, 20, 25 तारीख तक जब भी उसका सेंटर पड़े, जहां पर भी पड़े, तो वो एकदम तैयार मोड में दिखाई दे। तो कोशिश ये करिएगा, मैं बार बार अपने हर वीडियोस में, हर लेक्चर्स में ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि नई चीजों को पढ़ने का इस समय नहीं है। कोशिश करिए कि जितना आपको आता है उन चीजों को मजबूत कर लें, कि उसमें से जो भी चीज आपके सामने आए वो गलत ना हो पाए। ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। पॉजिटिव रहिए, चारों तरफ अपना वातावरण पॉजिटिव बनाइए, और जुड़े रहिए, जोड़ते रहिए। इस उम्मीद के साथ मैं आपसे आज के लिए विदा लेता हूं। कल फिर मिलूंगा कुछ नया लेकर। तब तक आपसे रिक्वेस्ट है कि इन लेक्चर्स को शेयर करना ना भूलें। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।